हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ दीपक कुमार फ्रॉम सिस्टमेटिक बायोलॉजी भागलपुर। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 के टॉपिक को, जो कि क्लास 12 से बिलोंग्स करता है। आज का चैप्टर का नाम है हमारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्यनीति, यानी इसके अंतर्गत हम लोग कृषि जगत से संबंधित टॉपिकों का चर्चा करेंगे और जो काफ़ी हमारे दैनिक जीवन में आसपास गांव समाजों में ये सारी चीज़ों का अनुकरण होते रहता है, जिसे देखकर हम लोग काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम लोग कहेंगे पशुपालन एज ए इंग्लिश एनिमल हस्बेंड्री। कॉमन सा टॉपिक है और बहुत सिंपल सा है, यानी हर घर में बच्चा जानता है पशुपालन, यानी पशुओं को पालने की विधि को ही हम लोग क्या कहेंगे, पशुपालन। लेकिन सवाल है कि पशु पालने में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, ये काफ़ी गौर करने वाली बात है। तो यहाँ देखेंगे पशुपालन किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं को भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। एक बार गौर कीजिएगा, यानी पशु में क्या क्या चीज़ को देखते हैं। तो पशु का खान पान पर विशेष ध्यान देना, यानी क्या खाता है, शाकाहारी है या मांसाहारी है, शाकाहारी में भी कैसा पेड़ पौधे को खाता है, उसे ज़्यादा फोकस करना है। उसका रहने के लिए उचित आवास, अगर सही आवास रहेगा तभी वो प्रॉपर वहाँ पे रह सकता है, अपने सुविधा अनुसार अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई भी पशु अपने स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगा, पशु अपने बातों को कह तो नहीं सकता है, लेकिन उसके अनुभव या उसके एक्टिविटी के अनुसार हम उसे देख सकते हैं कि वो हेल्दी है या कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा। तो यानी यहाँ 3 चीज़ फोकस हो गया, कौन कौन सा, भोजन, आवास, स्वास्थ्य। चौथा हो गया प्रजनन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जीव को पालते हैं और जीवों में विकास देखना चाहते हैं तो समय अनुसार उसमें प्रजनन होना भी अनिवार्य है, और अगर प्रजनन नहीं हो पाएगा तो आने वाले जीवों की उत्पत्ति खत्म होती जाएगी। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन था कि प्रजनन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो वहाँ जीवों से संबंधित है कि हम लोग भी जीव है। अगर मानव जाति में प्रजनन होती है तो मानव में जीवों की उत्पत्ति बनी रहती है। आज मानव के बीच में अगर प्रजनन खत्म हो जाए तो धीरे धीरे मानव भी एक समय ऐसा आएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, नेचर से विलुप्त हो जाएगा। उसी तरह जीवों में भी है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जंगलों में क्या होता है कि पशुओं के एरिया को मनुष्य लोग कवर कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जंगल के किनारे किनारे मनुष्य अपना निवास स्थान बनाने लगा, तो जिसके कारण क्या है कि पशुओं को ना ही प्रॉपर भोजन मिल पा रहा है उस जंगल में, ना ही स्वास्थ्य का ख्याल हो पा रहा है, और ना ही अपने तरीक़े से अपने जैसे जीवों के साथ प्रजनन कर पा रहा है, जिसके फलस्वरूप उसकी उत्पत्ति में धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे उसकी प्रजाति विलुप्त होते जा रही है। और जहाँ प्रजाति विलुप्त होने लगेगी तो आने वाले समय में हम लोग सिर्फ उस जीवों को किताबों में ही देख पाएंगे, किताबों में ही अध्ययन कर पाएंगे, जंगलों में नहीं देख पाएंगे। आज भी जैसे बाघ, हाथी, तेंदुआ, ये सारे जो जीव है ये धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर चले आ गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं, यानी यहाँ पशुपालन का, हाँ अब यहाँ के टॉपिक से हम लोग समझते हैं कि पशुपालन होने के लिए, यानी पशुपालन की विधि में पशुओं को देखभाल के साथ साथ उनके 4 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। एक भोजन को, दूसरा आवास को, तीसरा स्वास्थ्य को और चौथा प्रजनन को। यानी इन चारों चीज़ों का भी अगर अध्ययन करेंगे और पशुओं के विकास में सहायक होंगे तभी हम लोग उसे एक प्रॉपर रूप से पशुपालन कर सकते हैं। तो सिंपली तौर पे हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं कि पशुपालन का शाब्दिक अर्थ है पशुओं को पालना। पशुओं को पालने के साथ साथ उसके भोजन, उसके आवास, उसके स्वास्थ्य एवं उसके प्रजनन का भी अगर हम लोग ख्याल रखते हैं तो वो एक सही मायने में या सही तरीके में पशुपालन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेयरी फार्म प्रबंधन, जिसको हम लोग कहेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब यहाँ टर्म समझना है कि डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है। अब आसानी से कोई भी चीज़ को अगर समझना है तो बहुत इजीली वे से समझेंगे ताकि आसानी से हमको एग्जामिनेशंस में याद रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो पहला लाइन हमेशा भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को मैनेज करना है कि किस तरीक़ा से हम उस इम्पॉर्टेंट व्यू को याद रखें, जिसके थ्रू हम अगर भूल भी जाते हैं तो उसको बनाकर लिखकर मार्क्स ला सकते हैं। तो डेयरी फार्म प्रबंधन यानी यहाँ से याद रखेंगे कि डेयरी यानी डेयरी मिल्क। आप यहाँ देखे होंगे कि डेयरी मिल्क कहने का मतलब है कि ऐसा चॉकलेट जो कि दूध से बना हुआ है। तो सेम उसी तरीका हो गया कि डेयरी फार्म प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, और डेयरी फार्म यानी जिस पशुओं को हम लोग दूध उत्पादन के लिए पालते हैं। यानी सिंपल परिभाषा हम कह सकते हैं कि ऐसा फार्म प्रबंधन जिसके अंतर्गत हम लोग पशुओं को दुग्ध उत्पादन के लिए पालते हैं उसे डेयरी फार्म प्रबंधन का बहुत ही आसान है डेयरी फार्म प्रबंधन को याद रखना। और इसके लिए जो
दो मुख्य पशु है उसे हमेशा याद रखेंगे, एक गाय है तो दूसरा। अब डेयरी फार्म प्रबंधन के बाद हम लोग पढ़ेंगे गाय की कुछ विशेष नस्ल यानी विशेष प्रजाति, जिसको हम लोग कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स। काऊ के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स के बारे में अब यहाँ जानना है कि पशु यानी कुछ गाय हमारे यहाँ देखेंगे कि हम लोग अपने जनरल जीवन में कि कुछ गाय क्या होती है देसी होती है और कुछ गाय क्या होती है जर्सी होती है। जो देसी गाय है उनके द्वारा दूध का उत्पादन थोड़ा कम मात्रा में होता है, लेकिन जो जर्सी है यानी जो विदेशी हाइब्रिड है उनके द्वारा दूध की मात्रा ज़्यादा मतलब प्राप्त होती है। तो हम लोगों मतलब ऐसे किसानों का मानना है या फिर जो इस टाइप का डेयरी फार्म प्रबंधन चलाते हैं उनका मानना है कि अगर आप उनको पाल रहे हैं तो उनसे लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक वे में हो दूध को बेचकर या फिर दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि विशेष प्रकार का प्रजाति किस तरीका का गाय में पाया जाता है जो कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा देने की संभावना रखती है। यहाँ देखेंगे विशेष प्रजाति का नाम कौन कौन सा है। पहला है जिसको हम लोग कहेंगे साहिवाल, दूसरा है जिसको कहेंगे गीर, तीसरा है लाल सिंधी, चौथा है राठी और पांचवा है थर पारकर। यानी याद रखेंगे, यानी ये 5 नाम जो कि एग्जामिनेशन व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला है साहिवाल, दूसरा है गीर, तीसरा है लाल सिंधी, चौथा है राठी और पांचवा है थर पारकर। ये पांचों से कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा कि इनमें से कौन गाय के नस्ल हैं। तो ये पांचों नाम याद करना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी। गाय के साथ साथ हम लोग भैंस के भी कुछ विशेष नस्ल के बारे में पढ़ेंगे कि भैंस में किस प्रकार का विशेष नस्ल पाई जाती है, जिसमें से पहला है जिसे हम लोग कहेंगे नीली रवि, दूसरा है जिसे कहेंगे जाफराबादी, तीसरा है जिसे कहेंगे सुरती, चौथा जिसे कहेंगे मेहसाना और पांचवा है जिसे कहेंगे नागपुरी। अब यहाँ कॉमन सा पॉइंट्स है, यानी हमको समझना है कि गाय के जैसा भैंस में भी एक विशेष प्रकार का प्रजाति पाया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करती है। तो कौन सा 5 नाम है ये हमेशा याद रखेंगे, कौन कौन सा, नीली रवि, जाफराबादी, श्रुति, मेहसाना और पांचवा है नागपुरी। गाय और भैंस से संबंधित वैज्ञानिक नाम है जिसे हम लोगों को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से कोई एक ऑप्शन को पहचानना है, या दूसरा रहेगा भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, दोनों को याद करना नेसेसरी है। पहला है गाय का वैज्ञानिक नाम, तो गाय का वैज्ञानिक का नाम है बॉस इंडिकस, याद रखिएगा क्या नाम बताएं, बॉस इंडिकस। और दूसरा है भैंस का वैज्ञानिक नाम, जैसा गाय का है वैसा ही मिलता जुलता है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन के लिए सवाल देता है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बॉस बुबेलिस, क्या नाम याद रखेंगे, बॉस बुबेलिस। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।